देना भैया एक बार। गेट लगा दे। बातें बंद कर दो। कहां तक पढ़ लिया था? मॉड्यूल डिस्कस करना था तो मॉड्यूल निकालो। एक्सरसाइज 1, बातें बंद कर दो अब, बिल्कुल बातें बंद कर दो। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 164 पर कोई डाउट? पेज नंबर 163 पर कोई डाउट? 58 68 क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। 68 तेरा जो डाउट होगा ये होगा कि सर आंसर सेकंड होना चाहिए था, फोर्थ कैसे दिया हुआ है, ये डाउट है ना बेटा। कभी भी अपने को एक बात ध्यान रखनी है इसमें। पहली बात तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, अमोनिया के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और कॉम्प्लेक्स की सॉल्युबिलिटी वाटर से भी ज्यादा होती है। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉल्युबल ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सॉल्ट। तो तुझे आंसर इसका क्या लिखना है डायरेक्टली? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्युबिलिटी विल बी हायर। याद रखना डायरेक्ट। और कौन सा? 68 बता देता हूं पहले। 68 ही तो बताया था, 58 बोल रहा है क्या? 58 में बेटा तुझे केएसपी गिवन है, सॉल्युबिलिटी निकाल लेना पहले, और सॉल्युबिलिटी से मोल्स बाय वॉल्यूम करके वॉल्यूम निकाल लेना। और कौन सा? 56 56 बेटा मैं तुझे बता रहा हूं, इधर देख। एक्चुअल में जो मर्क्यूरस आयोडाइड होता है Hg2I2 जो होता है ये ऐसे टूटता है, Hg2+2+ ये टूटता है 2I-, ये डायमर बनाता है एक्चुअल में। तो हम जो के का एक्सप्रेशन लिख सकते थे वो तभी लिखते जब सही तरीके से तोड़ना आता। अब ये ऐसे टूटता है तो तेरे को पता लग जाएगा। तो इसकी पावर क्या होगी 1 और इसकी पावर क्या होगी 2। और कौन सा? 57 57 में बेटा एक चीज आप मुझे बताओ, किसका डाउट था 57? कि जो के होता है क्या वो मोल वॉल्यूम इन सब पे डिपेंड करता है क्या? नहीं कर सकता। तो के इंडिपेंडेंट होता है मोल वॉल्यूम कंसंट्रेशन इन सब पे। इसका मतलब पहले की जो के की वैल्यू होगी अभी भी वही होगी। समझ में आ गई बात? कौन सा बैच है? MNR 5 है ना ये? 3 तो मॉर्निंग का है मेरे भाई। चलो और पूछो। 59 क्वेश्चन नंबर 59 में भाई द कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज 1.5 इंटू 10⁻⁴ और Ag2CrO4 के लिए आपसे केएसपी पूछा है। बेटा जब Ag2CrO4 को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? Ag2CrO4 टूटेगा बेटा 2Ag प्लस CrO4-2। तो अगर ये C है तो ये कितना होगा? 2C होगा। तो ये जो Ag प्लस कंसेंट्रेशन है जो 2C या फिर 2S के बराबर है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। तो यहां से अगर आप S निकाल लोगे तो आ जाएगा, और अगर S आ गया तो आपके पास 4S³ आएगा, इसके लिए KSP। तो KSP निकाल लेना। और कौन सा? 70 क्वेश्चन नंबर 74 the maximum concentration of M plus ion that could be attained in a saturated solution। M प्लस की मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपसे पूछी है। पहली चीज तो आप मुझे बताओ कि M2SO4
ये जो M2SO4 ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 2M प्लस और SO4 माइनस 2। तो आपसे क्वेश्चन में क्या है कि KSP गिवन है, अगर KSP गिवन है तो क्या S आ जाएगा क्या, और क्या डबल करते ही आपके पास इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी क्या, तो बस S निकाल लो, इंटू 2 करो, आंसर आ जाएगा 73। क्वेश्चन नंबर 73 में बेटा तो रिलेशन देख, अपन ने सॉल्युबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन करके टॉपिक पढ़ा हुआ था, उसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशंस लिखवाए थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CaCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl ऐसे करके, तो शायद या तो KSP/C² या फिर 2C में से कोई एक था, वो देख लेना क्या था। तो तुझे क्या करना है, सबसे पहले तो यहां से KSP निकालना है, और KSP निकालने के बाद C तो तुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने सिमिलर क्वेश्चन क्लास में करवा रखा है, तू देख लेना एक बार, है ना, तो एक बार चेक करना, नहीं आया तो मैं तुझे बता दूंगा। किसमें S की वैल्यू क्यूब रूट, तो हो जाएगा ना, कंपेयर ही तो करना है, ऑप्शंस में से देख लेना, वैसे भी दूर दूर होंगे शायद, तो बता दे कौन सा क्वेश्चन है। 74 में मेरे भाई पहली चीज तो ये 1.2 इंटू 10 की पावर -5 था, ये 4S क्यूब था, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2, 4S क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -6 है, तो ये 4 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो S क्या आ गया, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -2 टाइम्स हो जाएगा। तो पहली बात तो अगर अंडर रूट लेता तो ये 1.73 आता, ये क्यूब रूट आ रहा है तो हो सकता है कि 1.73 जगह 1.2 समथिंग आ रहा हो, तो 1.2 समथिंग इंटू 10 की पावर -2 तेरे पास में ये आ गया। अब तुझसे क्या पूछा, M प्लस कंसेंट्रेशन पूछा है, डबल कर दे, जब डबल करेगा तो देख ले 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -2 करके कुछ आ रहा है क्या, आ गया ना सेकंड। और कौन सा 72 बेटा क्लास में करवा रखा है सिमिलर, एक एक की चेक कर ले कि सॉल्युबिलिटी क्या आएगी। फर्स्ट वाले के लिए देखेगा तो सॉल्युबिलिटी आएगी भाई तेरे पास में 10 की पावर -37 डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा, यानी कि 10 की पावर -37/2, डायरेक्टली मैं इसको लिख देता हूं, ये फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड यानी कि Ag2S की अगर बात करोगे तो 10 की पावर -44/3 आएगा, और HgS की बात करोगे तो 10 की पावर -54/2 आएगा। अब कंपेयर करके देख लेना। 69, क्वेश्चन नंबर 69, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr विल बी मिनिमम इन, बेटा जितने कॉमन आयंस होते हैं उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि 3 ऑप्शंस में कोई ना कोई आयन कॉमन आ ही रहा है, मगर फर्स्ट में एक भी आयन कॉमन नहीं है, और कॉमन आयन नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फर्स्ट में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। आपसे मिनिमम पूछा है तो देख लेना सबसे ज्यादा कॉमन आयन किसमें आ रहा है। एक्सरसाइज 2, 1 में और डाउट है, हाँ तो पूछो। 82, क्वेश्चन नंबर 82 में बेटा KSP गिवन है, Mg+2 कंसेंट्रेशन गिवन है, ये Mg+2 का विद रेस्पेक्ट टू Mg+2 के रेस्पेक्ट में इतनी कंसेंट्रेशन है, यही तो लिखा है। सॉल्यूशन के अंदर Mg+2 का कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन तो सॉल्यूशन का ही होता है, अब सॉल्यूशन के अंदर किसका है उसका नाम तो बताएगा ना, Mg+2 का कंसेंट्रेशन है, उसने दे दिया। अब कैसे निकालेगा, Mg+2 + 2 OH - Mg+2 आ गया, तो KSP किसके बराबर होगा, Mg+2 इंटू OH माइनस का स्क्वायर, तो KSP पता है, Mg+2 पता है, OH माइनस आ जाएगा। 80 बता देता हूं पहले भाई, किसका डाउट है 80 भाई, 80 के लिए तो अगर KSP लिखेगा तो ये आएगा Mg+2 इंटू OH माइनस का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू KSP। ये क्वेश्चन में 10 की पावर -11 है, ये भी गिवन है, ये आ जाएगा। और कौन सा 84 बेटा मैंने नोट्स में लिखवा रखा है डायरेक्टली, लास्ट में देखना फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने लिखवा रखा है। 85 भी उसी के ऊपर बेस्ड है, जब अपन कंपेयर करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में मैंने लिखवा रखा था
कि H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ 2 इट इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय C2 अल्फा 2। वहां से हो जाएगा, और नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 83 में भाई, when HCl is passed through saturated solution of NaCl, pure NaCl is precipitated because precipitation क्यों होगा, पहले से ही सैचुरेटेड था और आयंस डाल दिए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि QSP बड़ा हो गया KSP से? क्योंकि जब प्रेसिपिटेट हो चुका था, सैचुरेटेड हो चुका था, तब तो QSP इक्वल टू KSP था। अब उसमें और आयंस मिला दिया, मतलब QSP ग्रेटर देन KSP, और उस केस में तो प्रेसिपिटेशन होगा। और कौन सा? अब ये किसी ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 बता देता हूं, ये ऑनलाइन में किसी ने पूछा। क्वेश्चन नंबर 59 कौन सा था? 59 बता दिया ना। इसके बाद 69 पूछा हुआ है, 69 भी बता दिया भाई। 83 जस्ट अभी बताया है ना। और क्या हो गया? 141, क्वेश्चन नंबर 141। और किसका डाउट है 141? बेटा ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कंसेप्ट क्या होता है? वो बोलता है कि H प्लस देने वाला क्या होता है? एसिड। तो H प्लस लेने वाला क्या होगा? बेस होगा। H प्लस देने वाला एसिड और H प्लस लेने वाला बेस। अब आप मुझे बताओ कि वीक कब बोलोगे? अगर उसके H प्लस लेने की टेंडेंसी होती तब तो स्ट्रांग बोलते। बेटा आप बताओ, लास्ट बेंच। हाँ, मॉड्यूल सॉल्व किया नहीं किया? हाँ तू आ गया, मेरी क्लास में आगे बैठा कर तू। और दोस्त, क्या हाल चाल है तेरे? दोस्ती यारी बढ़िया चल रही है तेरी? सब जगह जुगाड़ करने हैं तेरे को? डाउट काउंटर वो फ्लोर वाले भैया से लेकर सब जगह तक है। तो वहीं क्यों दिखता है मुझे? जब भी मैं आता हूं तो मुझे वहीं दिखता है। वहां जाके टाइम काहे का डालता है तू? तेरा क्या काहे का टाइम डालता है? तेरे को किसने बोला? ऐसे स्पेशल रिकमेंडेशन क्यों आई तेरी? कार्ड में क्या है तेरा? हर लेक्चर में तुम सब भी हर लेक्चर में जाके कार्ड पंच करते हो क्या? तो तुझे क्यों हर लेक्चर में टाइम डालना पड़ता है? कुछ तो रीजन होगा। अच्छा ये बता चल दोस्त, अरे तू ही था ना जो लास्ट बेंच पे बैठा था और मोबाइल चला रहा था? है? अच्छा मेरे दोस्त, फर्स्ट चैप्टर की मॉड्यूल सॉल्व की है पूरी? सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, कौन से चैप्टर की? थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? नाम 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 पूछ रहा हूं मैं तो बस। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं? इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूं मैं। इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूं भाई, इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाता मैं। कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिया अभी तक अपन ने? चैप्टर्स के नाम बता। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ लिए अभी तक अपन ने? कितने टेस्ट हो गए टोटल? माइनर टेस्ट कितने हो गए? टोटल कितने टेस्ट हो गए माइनर टेस्ट? 4 हुए हैं क्या? आपने कितने दिए? 4 दे दिए? 4 दिए हैं पक्का?
एक मिस हो गया, थोड़ा शिफ्टिंग विफ्टिंग की वजह से हो गया होगा मिस। और इस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसी है आपकी, क्या कर रहे हो? कितने नंबर की उम्मीद है इस टेस्ट में, कितने नंबर आएंगे अंदाजे से? 500, 500, 600? भाई 500 600 में बहुत फर्क होता है। 500 600 के आसपास ले आऊंगा बोल रहा है। इस माइनर टेस्ट में कितने नंबर लग रहे हैं अंदाजा, बस ऐसे पूछ रहा हूं मैं तो, क्या लग रहा है कितने तक नंबर आ सकते हैं आपके? कितने नीट टोटल कितने नंबर की होती है? बोलना यार भाई, यार दोस्त। अरे तू ऐसे क्यों नर्वस हो रहा है, मैं तेरे बराबर का ही हूं। अरे खड़े हो जा। कितने नंबर की है? 720। सही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अब इस टेस्ट में आपको कितने नंबर की उम्मीद लग रही है? 500? 500 तक ले आओगे इस टेस्ट में? क्या नाम है आपका, पूरा नाम? ठीक है भाई, 24 को है ना? 30th को है, तो 30th को अपन मिलेंगे। बैठो। अब 500 तक नंबर लाने हैं तेरे को। अब उसके लिए क्लास में सिंसियरली सुनना है और थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है, करेगा? अब ध्यान से सिंसियरली सुनना, आगे ही बैठा कर, ठीक है ना? हाँ तो भाई दोस्तों, अपन बात कर रहे थे वीकेस्ट लोहरी बेस इज, तो सुनो वापस ध्यान से बेटा। ब्रॉन्स्टेड लोहरी का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि H प्लस देने वाला क्या होता है, एसिड, तो H प्लस लेने वाला क्या होगा, बेस। क्लियर है बात? अब वीक या स्ट्रॉन्ग अपन कैसे देखेंगे? तुमने H प्लस लेने के बेसिस पर उसको बेस बोला, उसकी जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उतना स्ट्रांग होगा, और अगर उसकी H प्लस लेने की टेंडेंसी नहीं होगी तो वीक होगा। तो हमें यह देखना है कि किसकी H प्लस लेने की टेंडेंसी नहीं है, यानी कि कौन नॉन रिएक्टिव है। समझ में आ गई बात? तो आप देखो दोनों में, इन सब में कौन नॉन रिएक्टिव है, थर्ड वाला। समझ में आ गई बात? अब बताओ और कौन सा एक्सरसाइज 2 में बताओ भाई। 143 बता देता हूं, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 143। NH3 gas dissolves in water to give NH4OH. In this reaction, water act as। देख अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो H2O क्या होगा? अपन बोले थे ना, एक अगर बेस होता है तो साथ वाला एसिड होता है, ऐसे करके। तो पूरा का पूरा H2O दे दिया उसने। 145, 145 बेटा हो चुका है पहले डिस्कस। तो देख इसके अंदर सारे हाइड्रोजन क्लोरीन इन सबको एक साथ लिखा कर। तो लिखेगा तो फर्स्ट वाला तुझे HClO4 नजर आएगा, सेकंड वाला HClO3 नजर आएगा, थर्ड वाला H2SO3 नजर आएगा, और फोर्थ वाला H2SO4 नजर आएगा। अब कंपेयर कर लेना, ठीक है? कौन सा 159? क्वेश्चन नंबर 159। 159। Which of the following can act both as Bronsted acid and Bronsted base? मतलब H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है, ऐसा कौन सा रिलेशन है? तो बेटा अपने पास कौन सा, फोर्थ है ना। अमोनिया H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है। अगर H प्लस देगा तो NH2 माइनस बनाएगा, और अगर H प्लस लेगा तो NH4 प्लस बनाएगा। समझ में आ गई बात? एक्सरसाइज 2 140, एक्सरसाइज 1 में 142 ये हो चुका डिस्कस। हाइड्रोजोइक एसिड जो होता है वो होता है N3H। अब N3H क्या पूछा है, इसका कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। इसका कंजुगेट बेस है, मतलब ये खुद क्या है? तो बता H प्लस देगा कि लेगा? तो देने के बाद जो मिलेगा वो आंसर, यानी कि N3 माइनस। एक्सरसाइज 2 पे मूव करें। एक्सरसाइज 2 में बताओ। मॉड्यूल नहीं लाया? क्यों? मॉड्यूल तो लाते हैं ना क्लास में, क्यों नहीं लाया? बाकी अगली बार से लाएगा ना? हाँ भाई, एक्सरसाइज 2 में 13, क्वेश्चन नंबर 13। बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी बिकॉज ऑफ। तो क्या करता है वो H प्लस या OH माइनस चेंज नहीं होने देता ना,
तो आप देखो इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है। मतलब these give unionized acid or base on reaction with added acid or alkali। अनआयोनाइज्ड मतलब क्या होता है? अनडिसोसिएटेड। तो ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होता है ना, तो उसकी वजह से अनआयोनाइज्ड भी तो अपने को मिलता है, तो उसी की वजह से तो ये पीएच को मेंटेन करके रख रहा है। एक्सरसाइज थर्ड, एक्सरसाइज थर्ड में कोई डाउट? आगे पढ़े अब। थर्मोडायनेमिक्स में कहां तक हो गया था? ये किसी ने एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, एक बार ये भी इनका देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? The pH of saturated solution of barium hydroxide is 12. The value of KSP is। एक बार एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 12 बता देता हूं। तो 12th नंबर क्वेश्चन में बेरियम हाइड्रोक्साइड का पीएच गिवन है। बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा? ये टूटेगा बेटा Ba+2 प्लस कैसे टूटेगा? 2OH माइनस। आपसे क्वेश्चन में पीएच जो है 12 गिवन है। पीएच अगर 12 है इसका मतलब POH कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि OH माइनस कंसेंट्रेशन 10⁻⁻² आएगी। अगर डिसोसिएट करते तो इसके S से ये कितना बन जाता? 2S, यानी कि 10⁻²। इट इज इक्विवेलेंट टू 2S। अब आपसे पूछा है KSP निकालो, तो देखो S किसके बराबर आया? 1/2 इंटू 10⁻²। तो अगर इसके लिए KSP निकालोगे तो ये किसके बराबर आएगा? 4S³ के बराबर। तो S आ गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 19, exercise 2 question number 19। My and ny3 two nearly insoluble salts have KSP value। KSP अपने को दिया हुआ है भाई। पहली चीज तो फर्स्ट वाले के लिए देखेगा अगर तू, तो तुझे वहां से सॉल्युबिलिटी मिलेगा 10⁻⁻6.5, यानी कि 10⁻⁻13/2। और अगर तू दूसरे वाले के लिए लिखेगा तो ये आएगा तेरे पास 10⁻13/4। अब यहीं से कंपेयर करके देख ले कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आ रही है। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो 10⁻13/2 है भाई। 10⁻13/2, ये 10⁻13/4 है। ये सॉल्युबिलिटी ज्यादा आई है ना, तो ये सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो बस इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढ लेना। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा तुझसे पूछा है कि सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 इन वाटर एक्ट एज एसिडिक। एसिडिक क्यों एक्ट होगा? पहली चीज तो बेटा जैसे ही FeCl3 को तू पानी में डालेगा तो Fe+3 जो है वो रिएक्टिव था, वो पानी से OH- गायब कर देगा। जब OH- उसने गायब किए तो कंपैरेटिवली H+ ज्यादा हो गए, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक। क्यों? क्योंकि Fe+3 ने OH गायब किए, उसने हाइड्रोलिसिस किया, पानी के साथ रिएक्शन किया। अब किसी ने एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 18 किसी ने पूछा है, ये और अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट डिसोसिएशन और सेकंड डिसोसिएशन दिया हुआ है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट इसने पूछा हुआ है। तो मतलब कोई भी रिएक्शन इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो, मतलब कोई भी रिएक्शन होगा उसके लिए Ka1 गिवन है, Ka2 गिवन है और फाइनल K पूछा है। जब भी अपने को ऐसे गिवन होता है तो टोटल ऐड करके जो फाइनल K आता है, रिएक्शंस ऐड करके तो बेटा उनके K आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना। तो मतलब आपको जो 2 K गिवन है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी टारगेट रिएक्शन होगा उसका। ठीक है, अब अपन कंटिन्यू करते हैं। तो बताना एक बार, एनर्जेटिक्स जस्ट स्टार्ट करना था क्या? वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया था? ठीक है भाई, ठीक है। अब आप हेडिंग लिखो, थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोकेमिस्ट्री और जिसको और क्या बोल सकते अपन, एनर्जेटिक्स। थर्मोकेमिस्ट्री और एनर्जेटिक्स। चलो इन सब के पहले मैं आपसे 15 मिनट जो है ना, अपन जो भी मैंने आपको अब तक पढ़ाया है उन सब में जो बेसिक बेसिक चीजें होंगी वो मैं आपसे पूछूंगा। अभी तक फर्स्ट चैप्टर से लेकर अभी तक जो भी बेसिक बेसिक चीजें होंगी जो आपको याद होनी चाहिए थी, रैंडमली जो मुझे याद आ रही हैं
ठीक है ना, जैसे लॉग की वैल्यूज हो गई। अब किसी को जो मैं पूछ रहा हूं अगर उसमें भी दिक्कत है तो फिर आपको बेटा रिवाइज करने की सख्त जरूरत है। समझ में आ गई बात? अब जैसे लॉग की वैल्यू पूछूं, बता दोगे सब? सबकी आवाज आनी चाहिए, पूरे बिल्डिंग में आवाज गूंज जाए। पूछूं? लॉग 1, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, लॉग 6, लॉग 7, लॉग 8, लॉग 9, लॉग 10। क्लियर है? अच्छा, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, heat absorbed by the system, work done on the system, work done by the system, डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो, डेल्टा जी जीरो तो। क्लियर है बात? अच्छा, अब मुझे बताओ आप, अच्छा पीएच का फॉर्मूला पूछूं? हाइड्रोलिसिस में याद है क्या? नहीं याद? चलो छोड़ो, याद कर लेना, वो तो इंपॉर्टेंट था यार, वो हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट है ना। एंटी लॉक के वैल्यूज पूछूं? 10 की पावर 0, 10 की पावर 0.3, 0.48, 0.6, 0.7, 0.78, 0.85, 0.9, 0.95 और 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10। समझ में आ गई बात? अच्छा, हाइड्रोजन के केस में एनर्जीज बता दोगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये 1 2 3 4 कुछ एनर्जी लेवल्स बना रहा हूं मैं, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक ही अपन देखते हैं। 1 पर कितना, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर। क्लियर है? अच्छा, 1 और 2 के बीच का गैप 10.2, 2 और 3 1.89, 3 और 4 0.66 और 4 और 5 0.31 एक्सेट्रा। समझ में आ गई बात? केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्टिंग बता दोगे? अच्छा, मैंने रिएक्शन लिखा बेटा PCl5 रिवर्सिबल रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। अब बताओ PCl5 ऐड किया, शिफ्टिंग फॉरवर्ड, कहां शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। सीधा कंक्लूजन है ना, रिएक्टेंट ऐड करोगे फॉरवर्ड, प्रोडक्ट ऐड करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे लेस मोल्स, प्रेशर कम करोगे मोर मोल्स, वॉल्यूम बढ़ाओगे मोर मोल्स, वॉल्यूम कम करोगे लेस मोल, टेम्परेचर बढ़ाओगे एंडो, टेम्परेचर कम करोगे एक्सो। समझ में आ गई बात? पूछूं? हाँ भाई, हाँ हाँ, तो वो भी कंज्यूम हो जाएगा। बैठो। अब बताओ PCl5 ऐड किया, PCl3 ऐड किया, Cl2 ऐड किया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया बैकवर्ड, प्रेशर कम किया, क्लियर है बात? वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम कम किया। अच्छा, फॉरवर्ड एंडो या एक्सो? बैकवर्ड, टेम्परेचर कम किया, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाया। क्लियर है? अच्छा, अल्फा बताओ, अल्फा। यही जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें, अल्फा बताना है, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, ऐसे रैपिड फायर राउंड। ठीक है भाई? आप देखते तुम जीतोगे या मैं जीतूंगा, कौन जीतेगा? चलो देखते हैं। अच्छा बताओ, अल्फा की बात करनी है, Cl2 ऐड किया, क्या होगा? कम होगा। बेटा अल्फा में सीधी बात सुनना ध्यान से, कभी भी फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो अल्फा बढ़ेगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो अल्फा। पूछूं अब वापस से, बताओ Cl2 ऐड किया, क्या होगा? कम होगा। PCl3 ऐड किया, PCl5 रिमूव किया, क्या होगा? कम होगा, क्योंकि PCl5 रिमूव कर दिया ना भाई, तो बैकवर्ड आएगा वापस से, तो फिर क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गई बात? तो मैं ही जीत रहा हूं हर बार। फिर पूछूं? अच्छा, प्रेशर बढ़ाया, क्या होगा? कम होगा, क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है।
वॉल्यूम बढ़ाया क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, समझ में आ गई बात। अच्छा ठीक है भाई, ये भी हो गया। इसके बाद में आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर तो अपने पास अलग अलग टॉपिक्स थे, फॉर्मूले थे काफी सारे। अब उसमें लॉग एंटी लॉग ये सारी सारी बेसिक बेसिक सी चीजें थी। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन ने हीट देख लिया, वर्क देख लिया, मोल नहीं, मोल तो अभी टेस्ट में आ भी नहीं रहा ना। थर्मो, थर्मो में क्या है, चलो बेसिक बेसिक चीजें पूछ रहा हूं थर्मो में, ठीक है ना। मैं प्रोसेस का नाम बोल रहा हूं, किसमें क्या कांस्टेंट वो बताना है आपको। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट या डेल्टा वी जीरो, एडियाबेटिक क्यू जीरो, साइक्लिक प्रोसेस, चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो। क्लियर है बात। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल में डेल्टा ई, डेल्टा एच। क्लियर है बात। वर्क डन इन वैक्यूम, क्लियर है बात। और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें तो यही है। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की टेबल भी हो गई थे डिस्कस, चलो वो भी पूछ लेता हूं। डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस भी और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। सुनो अब ध्यान से वापस से। अच्छा, पहले मैं अकेला डेल्टा एच फिर डेल्टा एस फिर दोनों को मिक्स करके पूछूंगा, ठीक है ना। तो बताओ, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। अब दोनों एक साथ ले रहा हूं, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव। बेटा हमेशा, हाँ, एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। क्लियर है बात। अब एक बार, जितने भी लॉ है, जीरोथ लॉ पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, इन सबके स्टेटमेंट में एक बार बोल देता हूं, आप बस उनको रिलेट कर लो, ठीक है ना। क्या हो गया, सुनो। जीरोथ लॉ क्या है बेटा, जीरोथ लॉ के अंदर अपन क्या बोलते हैं कि अगर दो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो तीसरा भी अपने आप इक्विलिब्रियम पर होगा। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर है, क्लियर है बात। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सेकेंड लॉ जो है वो क्या बोलता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअस बढ़ती जाएगी, किसमें, इररिवर्सिबल प्रोसेस में। क्लियर है बात। और थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या था कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल बी जीरो। क्लियर है बात। अब अपन स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इस थर्मोकेमिस्ट्री में अपन क्या क्या करने वाले हैं। जैसा अपन हर बार करते हैं कि किसी भी चैप्टर को जब अपन स्टार्ट करते हैं तो पहले बेसिक बेसिक चीजें सीखते हैं। तो हालांकि चैप्टर तो थर्मोडायनामिक्स ही है, मगर थर्मोकेमिस्ट्री इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें प्योरली अपन केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो पहले अपन बेसिक बेसिक चीजों की बात करेंगे, ठीक है ना। थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पता है अपन क्या चीजें करने वाले हैं। अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस देखेंगे। जैसे हीट अपन कैलकुलेट करेंगे किसी किसी रिएक्शन की। जैसे ही मैं हीट ऑफ रिएक्शन फॉर डिफरेंट ऐसे प्रोसेस कुछ लिखवाऊंगा, तो क्या क्या डिस्कस करेंगे अपन। एक मेन जो हेडिंग होती है, जो नीट में या एम्स में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया करता था, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऐसे अलग अलग टाइप की रिएक्शन की हीट कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर में। जब भी वो कैलकुलेशन अपने को करना होगा तो हो सकता है कि एक तरीका मैं आपको बताऊं मगर उससे आप कंफ्यूज हो जाओ, तो वहां पर फिर दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और जब दूसरा तरीका आप यूज करोगे जहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा, तो वो तरीका पता है क्या है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप यूज किया करते थे। केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस किया करते थे जब 2 या 3 रिएक्शंस होती थी और टारगेट रिएक्शन आपको लाना होता था। तो वहां पर बेटा आप के कैलकुलेट करते थे, यहां पर डेल्टा एच आप कैलकुलेट करोगे, और लिखने का या कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। समझ में आ गई बात। तो मतलब आपको इसमें बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, किस किस को थर्मोडायनामिक्स बहुत ही टफ लगा। बेटा आप रिवाइज नहीं करोगे तो देखो टफ तो हर चीज लगेगी, कोई बात ही नहीं है। किस किस को थर्मोडायनामिक्स इजी लगा।
जितना इंपॉर्टेंट आयनिक है उतना इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक्स है, पहली चीज तो ये, ठीक है ना। और थर्मोडायनामिक्स, और आप तो ये देखो ना कि यार अभी तक तो चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ और अभी तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं किए हो अच्छे से। और अगर आपको लग रहा है माइंड अंदर से थोड़ा सा ऐसा भी फील आ रहा है कि यार टफ नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस करोगे, 3 बार प्रैक्टिस करोगे तब तो थोड़ा सा डर निकलेगा ना। फर्स्ट चैप्टर में भी देखो जब पढ़ते थे तो लगता था कि हाँ सब समझ में आ रहा है, फिर जब क्वेश्चंस किए तो लगा कि यार दिक्कत आ रही है, फिर 2 से 3 बार किया तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सर हो जाता है। तो हर चैप्टर में ऐसा ही होता है। तो थर्मोडायनामिक्स में अगर स्टार्टिंग से आपको अगर ये फील आ रहा है ना कि सर ये तो ईजी लग रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। तो आपको क्या करना है, इसकी तो कम से कम मॉड्यूल आप डिले मत करना। दिक्कत आएगी अपन डिस्कस करेंगे, ये प्रोसेस अपन करेंगे फॉलो। समझ में आ गई बात। और अब बात करते हैं एनर्जेटिक्स की। एनर्जेटिक्स बहुत ईजी है, जितना थर्मोडायनेमिक्स आपको इजी लगा उससे 3 गुना इजी एनर्जेटिक्स है। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि एनर्जेटिक्स एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो लिखो बेटा, अब एकदम बेसिक बेसिक चीज है, अपन इनमें टाइम खराब नहीं करेंगे, मैं बोलता जा रहा हूं आप नोट करते जाओ। लिखो जैसे सबसे पहले, इट डील्स विद exchange of heat in between chemical system and surrounding, in between chemical system and surrounding। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो आप, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए लिखो, द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन which gives information about physical state of reactants and products and heat change is called thermochemical reaction। लिख लिया। किसको बोलते हैं बेटा थर्मोकेमिकल रिएक्शन? 2 छोटी छोटी सी चीजें मेंशन्ड होनी चाहिए। एक तो जो भी रिएक्शन आप लिख रहे हो उनके फिजिकल स्टेट लिख देना, और इसके साथ कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है वो भी लिख देना। उसको अपन क्या बोलने लग जाएंगे, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो एग्जांपल नोट कर लो, ये फिजिकल स्टेट भी लिख देता हूं मैं और डेल्टा एच भी लिख दिया। लिख लो एग्जांपल। और ये तो इसके पहले भी लिख लिया करते थे, फिजिकल स्टेट भी लिखते थे, हीट भी लिखते थे। तो अपन क्या लिखे इसके पहले, थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखे। बंद करूं? सर्दी लग रही है ना, तो बंद कर देता हूं ना एसी भाई। लिखो नेक्स्ट लाइन लिखो भाई, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट एंडोथर्मिक और सेकंड क्या है, एक्सोथर्मिक। लिख लिया। एंडो एक्सो तो पहले ही पढ़ लिए थे, कौन से चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम।
समझ में आ गई बात? तो सब पढ़ लिया था अपन में, स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी कम, है ना? या एग्जांपल्स क्या होते हैं, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, तो ये पूरा पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन, ठीक है। इसके बाद लिखो आप हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। The amount of heat, the amount of heat released or absorbed the amount of heat released or absorbed when number of moles of reactant are completely reacted डिस्टर्बेंस हो रहा है तो फ्लोर वाले भैया को बोल दो, गेट लगा देंगे। कोई भी चल जाओ, बोल दो। हीट ऑफ रिएक्शन क्या लिखवाया बेटा? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन number of moles of reactant are completely reacted according to balanced chemical reaction, according to balanced chemical reaction। लिख लिया? हीट ऑफ रिएक्शन किसको बोला? जैसे मैंने सामने रिएक्शन लिखा भाई, H2 प्लस O2 क्या बना लिया भाई? H2O2। फिर से मैंने लिखा H2 प्लस O2, अब क्या बना लिया? ये H2O बना लिया। मुझे फर्स्ट और सेकंड को देख के ये फील आ रहा है कि फर्स्ट में तो रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट बना लिया, मगर सेकंड वाले में जो ऑक्सीजन था वो बचेगा। तो अगर रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट बनाएगा तब आप वो जो हीट होगा उसको हीट ऑफ रिएक्शन बोलोगे, अगर रिएक्टेंट बच जाएगा तब हीट ऑफ रिएक्शन नहीं बोलोगे। तो हीट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो बेटा कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला नहीं होगा। लिख लो एग्जांपल। मतलब धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे कोई भी एक टाइप की रिएक्शन है, उस रिएक्शन की जो हीट है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स तो इसके अंदर अपन आगे जाके धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी तो सबसे पहले अपन ने नाम लिखा है इसका। लिख लिया आपने? इसके बाद लिखो आप फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। अपन अगर जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी को मोल्स ट्रीट कर रहे हैं, ये इतने इतने ही लिए थे। हेडिंग क्या लिखा आपने? फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। अब अपन देखते हैं कि कैसे ये डेल्टा एच चेंज हो सकता है, ये कैसे रिएक्शन की हीट चेंज हो सकती है। सबसे पहला लिखो आप रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन के लिए लिखना एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या लिखोगे इसको? डेल्टा एच लिखोगे। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या लिखोगे बेटा? डेल्टा ई लिखोगे। लिख लिया? अच्छा, रिएक्शंस की बात कर रहे हैं इस पूरे पार्ट में। डेल्टा एच का नाम लिख दिया, डेल्टा ई का नाम लिख दिया, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई का क्या रिलेशन होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये भी नोट कर लेना।
लिख लिया। नेक्स्ट लिखो बेटा क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा H2 प्लस हाफ O2 क्या बनाया H2, ठीक है। फिर से मैंने लिखा 2H2 प्लस O2 क्या बनाया अपन ने 2H2O। जनरली अपन क्या करते हैं कि जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उसी को मोल्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं। और पहली चीज तो अपने को यह पता है कि किसी भी रिएक्शन की जो हीट है, किसी भी रिएक्शन की जो हीट है कितनी रिलीज या एब्जर्व हुई वो डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा पार्टिकल्स आपने लिए थे। जितने ज्यादा पार्टिकल्स लोगे उतने ही ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे या कंबाइन होंगे। तो पार्टिकल ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, पार्टिकल कम तो एनर्जी कम। तो मुझे बताओ अगर फर्स्ट वाले का डेल्टा एच अगर मान लो भाई मैं -x लिखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सेकंड वाले में तो अमाउंट डबल हो गया, और अगर अमाउंट डबल होगा तो हीट भी डबल होगी। तो सेकंड वाले का जो डेल्टा एच है भाई, फर्स्ट वाले का डेल्टा एच अगर -x है तो सेकंड वाले का डेल्टा एच क्या होगा -2x होगा। समझ में आ गई बात? तो ये रिलेशन आ गया। यानी कि एक कंक्लूजन यहां से अपन ये निकाल लिए अब कि किसी भी रिएक्शन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर डेल्टा एच से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अदरवाइज ये तो अपने को समझ में आ ही रहा है। हमने क्या लिखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, उसमें सेकंड क्या लिखा क्वांटिटी, क्वांटिटी चेंज तो डेल्टा एच चेंज, तो वो तो वैसे समझ में आ ही रहा है। तो एक एग्जांपल लिखो, फिर मैं ये रिलेशन लिखवा भी दूंगा। पहले क्या लिखा था, पहले लिखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कि रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर के की पावर में चला जाएगा, है ना। यहां पर डेल्टा एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिख लिए दोनों एग्जांपल। लिख लिए एग्जांपल। तो बेटा स्टेटमेंट लिखो इसका, if a reaction is multiplied, if a reaction is multiplied by a number if a reaction is multiplied by a number, then its delta H, then its delta H will also be multiplied by the same number. Its delta H will also be multiplied by the same number. लिख लिया। तीसरा फैक्टर लिखो बेटा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। अब दो फैक्टर्स जो मैं अब लिखवाऊंगा वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। मैंने क्या किया बेटा, एक रिएक्शन लिखा H2 प्लस हाफ O2, ये बनाया H2O, और ऐसे ही मैंने फिर से लिखा H2 प्लस हाफ O2, ये बनाया H2O। पर मैंने डिफरेंस क्या कर दिया, पहले वाले में बेटा लिक्विड था और दूसरे वाले में गैस था, ठीक है। ये जो है डेल्टा एच लेट सपोज ये है बेटा -x, और सेकंड वाले का जो डेल्टा एच है लेट सपोज ये है -y, ठीक है। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर फिजिकल स्टेट अलग हो जाती है तो क्या डेल्टा एच का वैल्यू भी अलग हो जाएगा क्या। अपने को ये बात समझ में आ रही है बेटा कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस ये ट्रांजिशन है। मैंने बोला सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, बेटा ये तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, और अगर मैं रिवर्स बोलता तब डेल्टा एच नेगेटिव होता। आप खुद देखो ना, लिक्विड से गैस, पानी है आपके पास, पानी को हीट सप्लाई करोगे तभी तो वेपराइज होगा, तो जब हीट देना पड़ेगा तो एंडोथर्मिक होगा ना। तो बेटा लेफ्ट टू राइट क्या है एंडो, तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा एक्सो। समझ में आ गई बात? अब अपन बात करते कि इन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो क्या डेल्टा एच सेम होगा क्या अलग होगा। अब सुनना ध्यान से बेटा, एक्चुअल में होता क्या है कि एक्चुअल में ये जो गैस डायरेक्टली लिखा हुआ था ना, एक्चुअल में पहले तो लिक्विड आया था, जो यहां पर डायरेक्टली गैस लिख दिया। जब लिक्विड आया उसके बाद इस लिक्विड को कुछ एनर्जी देना पड़ा तब जाके गैस बना।
पहली चीज तो चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, एनर्जी तो दोनों में रिलीज हो रहा है। मगर सेकंड वाला कब आया, जब फर्स्ट वाले में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी अपन ने फिर सप्लाई कर दी, क्योंकि जब सप्लाई करोगे तभी जाके वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। समझ में आ गई बात? या उल्टा देख लो, चलो उल्टा देख लो, गैस तक एनर्जी रिलीज हो गई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, अपन ने लिख भी रखा है कंबशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, यहां तक तो एनर्जी रिलीज हो गई। मगर गैस से लिक्विड एक्सो ही तो है, गैस से लिक्विड एक्सो है कि नहीं है? तो बेटा अगर एक्सो है तो गैस से लिक्विड बनाओगे तो एनर्जी और रिलीज होगी ना। तो बताओ कंपैरेटिवली कहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी ना। किस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? फर्स्ट में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, सेकंड में कंपैरेटिवली एनर्जी कम रिलीज होगी। क्यों, क्या बोल सकते हैं? बिकॉज इन कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। गैस से लिक्विड की बात करोगे तो क्या बोलोगे, रिलीज। तो यहां पर मान लो कि 100 जूल रिलीज हो चुकी थी, ये बनाने में और रिलीज कर देगा, हो सकता है 120 जूल हो चुकी हो। समझ में आ गई बात? तो पहली चीज ये तो समझ में आ रहा है ना कि फिजिकल स्टेट अलग तो डेल्टा एच अलग है कि नहीं है? तो बस यही तो फैक्टर है कि फिजिकल स्टेट अलग तो डेल्टा एच अलग। तो कंपेयर भी करेंगे तो बता दो कौन बड़ा होगा, एक्स या वाई? सुनना ध्यान से, अब यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है किसी किसी को। सुनना मेरी बात ध्यान से, पहली चीज तो माइनस साइन की वजह से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ ये बताता है बेटा कि वो रिलीज हुआ कि ऑब्जर्व हुआ। तो अपन जो यहां पर फोकस कर रहे हो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से वापस से मैं आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से। चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो बेटा, एनर्जी तो दोनों में रिलीज हुआ। अगर आप फर्स्ट वाले की बात करते तो एक्स एनर्जी रिलीज हो गया, जबकि सेकंड वाले की बात करते तो प्रोसेस पता है कैसा हुआ, पहले तो लिक्विड बना, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो गया। अब लिक्विड से गैस की बात कर रहे हो आप, तो लिक्विड से गैस की बात करोगे तो बेटा यहां तो एनर्जी ऑब्जर्व होगा ना, तो कंपैरेटिव इसमें तो कम मिलेगी ना एनर्जी, और कंपैरेटिव है फर्स्ट में एनर्जी ज्यादा मिलेगी। समझ में आ गई बात? तो क्या बोलेंगे बेटा अपन कि डिफरेंस तो आएगा, मगर क्या बोलना चाहिए, y विल बी, क्या बोलना चाहिए यहां पर, x विल बी ग्रेटर देन y। या उल्टा देख लो, मान लो कि पहले ये बन गया, मान लो कि यहां पर कुछ एनर्जी 100 जूल की थी, अब यहां से अगर इसकी बात करोगे, यहां कन्वर्जन करवाना है तो एनर्जी यहां पर रिलीज होगी, और रिलीज होगी तो यहां पहुंचते पहुंचते रिलीज करते 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 100 से 110 120 130 कंपैरेटिवली यहां पर तो एनर्जी और ज्यादा रिलीज मिल गई। समझ में आ गई बात? तो ये अपने पास रिलेशन है, तो आप लिख सकते हो एग्जांपल लिखने के बाद हियर x इज ग्रेटर देन y। हाँ बेटा बोल। है लिक्विड से गैस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बेटा वो अलग चीजें हो गई। डेल्टा जी की बात ही कहां हो रही है, यहां पर स्पॉन्टेनिटी कहां चेक कर रहे हैं, वो पार्ट खत्म हो चुका है। अब यहां पर सिर्फ अमाउंट चेक कर रहे हो कि कब वो डेल्टा एच ज्यादा होगा कब वो डेल्टा एच कम होगा। और वो लिक्विड से गैस स्पॉन्टेनियस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, वो सीधे ऐसे भी नहीं बोल सकते, टेम्परेचर देखते हो कि कौन से टेम्परेचर पर वो स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो तुम डेल्टा जी पे तो कंफ्यूज ही मत हो। अब ये एनर्जेटिक्स में डेल्टा जी का कोई काम नहीं है भाई। देख ले भाई, दोबारा बता देता हूं, दोनों में एनर्जी रिलीज होगी, ये बात क्लियर है। अब मुझे बता, मैं एक्चुअल में ये बोल रहा हूं कि भाई कि जैसे मैंने एक ट्रांजिशन बोल दिया कि -5 डिग्री सेल्सियस से तुम्हें 110 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना था, तो कभी भी फिजिकल स्टेट H2O की बात कर रहे हो आप, तो -5 डिग्री सेल्सियस पर बेटा इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। तो पता है यहां से वहां तक कैसे कन्वर्जन होता है, फिजिकल स्टेट कैसे कैसे चेंज होगा, देख -5 से पहले ये 0 जाएगा, अब 0 पर फिजिकल स्टेट अभी भी सॉलिड होगा, 0 से फिर ये 0 पर जाएगा, अब ये सॉलिड से किस में जाएगा, लिक्विड में। तो सेम टेम्परेचर पर जब ये इंटर कन्वर्जन होता है तब अपन इक्विलिब्रियम बोला करते थे। समझ में आ गई बात? अब ये 0 लिक्विड से बेटा जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड तक, 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से वापस से 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड पर कुछ एनर्जी देनी पड़ती है जिसको तुम लेटेंट हीट बोलते हो। समझ में आ गई बात? ये 100 डिग्री सेल्सियस गैस से अब जाएगा 110 120 130 जहां तक तो ले जाना है वहां तक गैस तक। समझ में आ गई बात? तो यहां पर जो तुमने गैस बोला है एक्चुअल में पहले वो लिक्विड बनता था अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। लिक्विड बनने के बाद अब मुझे बता, अगर तू लिक्विड से गैस की बात कर रहा है, लिक्विड तो बन गया, अगर तू गैस की बात कर रहा है तो इसमें तो एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो यहां तक मान ले कि टोटल 100 जूल की एनर्जी रिलीज हो गई थी, मगर रिलीज होने के साथ अब अगर तू इसी को गैस की बात कर रहा है, गैस में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है, तो ये तो प्रोसेस एंडोथर्मिक था। समझ में आ गई बात? तो कंपैरेटिवली ये बनने पर लिक्विड पहले आया था, उसमें और एनर्जी देके ये बना,
तो यहां आते आते कंपैरेटिवली कम एनर्जी रिलीज हो पाया, और वो एनर्जी कहां खर्च हो गई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू गैस। अगर उल्टा बोलेगा तो ये बोल सकता था कि सर यहां पर अगर कुछ एनर्जी रिलीज हुई है तो यहां पर ज्यादा रिलीज होगी, क्यों? क्योंकि गैस से लिक्विड क्या होता है? एक्सोथर्मिक, और अगर एक्सोथर्मिक होगा तो और एनर्जी रिलीज करेगा, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज टू कन्वर्ट द वेपर इनटू लिक्विड। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज मैं आपको लिखवा देता हूं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो लिखो, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट, then value of delta H, if physical state of product is different, then value of delta H will also be different. लिख लियो? नेक्स्ट लिखो, तीन हो गए फिजिकल स्टेट, चौथा ये भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको भी ध्यान से समझ लेंगे अपन। चौथा लिखो आप, एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म आज फाइनल है क्या? एलोट्रॉपिक फॉर्म छोड़ दी मैंने, मोह माया। एलोट्रॉपिक फॉर्म सुनो अब ध्यान से, कार्बन के दो एलोट्रॉप अपन ले रहे हैं, जैसे हमने लिया एक बेटा ग्रेफाइट और एक अपन ने लिया बेटा डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ग्रेफाइट की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा वो ज्यादा होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अगर चेक करोगे तो ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू डायमंड। अब अपन डिस्कस करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर मान लो कि सेम रिएक्शन में सिर्फ एलोट्रॉप चेंज कर दिया आपने दो अलग सब्सटेंसेस के, जैसे मैंने लिखा C+O2, ये बनाया CO2, फिर से लिखा मैंने C+O2, ये क्या बनाया? CO2। हमने पहले वाले का, पहली बात तो फिजिकल स्टेट सबके सेम है, सिर्फ डिफरेंस जो क्रिएट किया इस बार क्या कर दिया? सिर्फ एलोट्रॉप चेंज कर दिया। मान लो कि पहला वाला जो लिया बेटा वो अपन ने क्या ले लिया? ग्रेफाइट ले लिया, और बाद वाला जो अपन ने लिया लेट सपोज वो डायमंड ले लिया, ठीक है? पहला ग्रेफाइट और दूसरा क्या है? डायमंड। अब अपने को कंपेयर करना है कि इनके जो डेल्टा एच होंगे वो सेम होंगे कि अलग अलग होंगे। पहला वाला जो डेल्टा एच है लेट सपोज दिस इज -x, और सेकंड वाला जो है बेटा वो लेट सपोज डेल्टा एच -y, ठीक है? अब चेक करते हैं कि डेल्टा एच किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। पहली चीज तो सुनो मेरी बात ध्यान से, सीधा रिलेशन या तो सीधे पॉइंट की बात सुन लो ध्यान से, कि स्टेबल एलोट्रॉप से मिलने वाली एनर्जी कम होती है हमेशा। स्टेबल एलोट्रॉप से मिलने वाली एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो बताओ स्टेबल दोनों में कौन है? तो ग्रेफाइट के केस में मिलने वाली एनर्जी कम होगी, यानी क्या हो जाएगा? x विल बी लेस देन y। तो ये तो सीधे पॉइंट की बात हो गई, हिंदी में आप ये लिख भी लेना कि स्टेबल एलोट्रॉप से मिलने वाली जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? कम होगी। अब मैं इसको समझाने की कोशिश भी कर देता हूं, या भी लिखवा भी दूंगा मैं आपको, या लिखना है तो लिख देना, एग्जाम्पल नोट करो पहले और फिर हिंदी में ये लिख भी लेना, एक ही स्टेटमेंट से कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। फिर मैं समझाने की कोशिश भी करता हूं आपको कि ऐसा क्यों है। क्या? लिख लिया गया भाई? तो एंट्रोपी और एनर्जी को कभी रिलेट ही नहीं करते डायरेक्ट ऐसे। एंट्रोपी अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से,
अब अपन ये देखते हैं, तो मैंने क्या बोला, हिंदी में क्या लिखने को बोला था मैंने, मोर स्टेबल एलोट्रॉप से मिलने वाली एनर्जी कम होगी। लिख लेना हिंदी में, मोर स्टेबल एलोट्रॉप से मिलने वाली एनर्जी कम होगी। लिख लिया। अब इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। पहली चीज तो सोचो कि ग्रेफाइट यहां खड़ा है और डायमंड यहां खड़ा हुआ है। यहां ग्रेफाइट है और यहां कौन है, डायमंड। जैसे आजा, तू आजा, या कोई भी आजा, तू आजा और तू भी आजा, तू वहां रहे, यहां खड़े हो जा। अब जैसे मान लो कि ये डायमंड है और ये ग्रेफाइट है, थोड़ा सा उधर हो जाओ। अरे कोई भी हो सकता है, मैं ग्रेफाइट हूं भाई, ठीक है, मैं ग्रेफाइट हूं, मैं ग्रेफाइट हूं, ये डायमंड है, ठीक है, ये ग्रेफाइट है, डायमंड है, कोई भी है। लेट्स सपोज ये ग्रेफाइट है, ये डायमंड है। पहली बात तो जो ग्रेफाइट है, हमें एक रिलेशन क्या पता है बेटा, कि स्टेबिलिटी और एनर्जी का, कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसका मतलब जो स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। अब मैंने क्या बोल दिया भाई, तो क्या क्या बनना चाहता है, डायमंड बनना चाहता है। ये डायमंड है और ये क्या है, ग्रेफाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने दोनों को एक टास्क असाइन कर दिया कि बेटा आपको यहां से वहां तक जाना है। और वहां तक जाने का मतलब क्या हो गया, कि CO2 बन रही है, ठीक है ना। मतलब ये भी CO2 बनेगा और ये भी CO2 बनेगा, अपनी अपनी रिएक्शन करवा के, ठीक है। अब क्या होगा, पहली चीज तो दोनों जब यहां से वहां जाएंगे तो एनर्जी तो दोनों में रिलीज होने वाली है। अब अपन को ये देखना है कि किससे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा और किससे एनर्जी कम रिलीज होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई ये वहां तक जाएगा तो पहली बात तो ये भी एनर्जी रिलीज करेगा, ये भी एनर्जी रिलीज करेगा, मगर एक्चुअल में ये जो है, जो ग्रेफाइट है, जो एक्चुअल में ज्यादा स्टेबल था, स्टेबल मतलब उसकी एनर्जी कम है। जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही आलसी होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे मैं था इसकी जगह यार, तू बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, तू चल जा, मान ले कि मैं था। अब जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही आलसी होगा कि नहीं होगा। मतलब उसको काम करवाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है बात। तो क्या करेगा, वो आलसी था तो उसको पहले तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, रेस्ट करेगा, एनर्जी लेगा, तब जाके वहां जाएगा। तो ये तो इजीली वहां पैसे पहुंच जाएगा। तो ये तो गया और जाके भैया इसने तो जितनी एनर्जी रिलीज करनी थी कर दी। अब मैं भी डायरेक्टली उतनी एनर्जी रिलीज कर सकता था, मगर क्या हुआ, क्योंकि मैं आलसी था तो मैंने कुछ एनर्जी गेन किया। और जब एनर्जी गेन किया तो गेन करने के चक्कर में कुछ ना कुछ जो फ्री एनर्जी मिल सकता था वो तो मैंने अब यूटिलाइज कर ली। तो कंपैरेटिवली मैं जो एनर्जी रिलीज करने वाला हूं वो कम रिलीज करूंगा। समझ में आ गई बात। तो क्या बोल रहा हूं कि जो जितना स्टेबल होगा उसको काम करने में कंपैरेटिवली कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। इसके वजह से फ्री एनर्जी कम मिलेगी। तो सीधे पॉइंट की बात क्या बोल दी, कि स्टेबल एलोट्रॉप से मिलने वाली जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा, कम होगी। समझ में आ गई बात। तो यहां पर कंपेयर करोगे तो मुझे बताओ, स्टेबल ग्रेफाइट था, दूसरा डायमंड था, तो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा, y विल बी ग्रेटर देन x, y विल बी ग्रेटर देन x। क्लियर है बात। मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं बेटा, क्योंकि प्लस और माइनस जो है ना वो तो सिर्फ ये बताता है कि रिलीज किया या एब्जॉर्ब किया। जो जितना स्टेबल होगा उससे काम करवाने में उतनी तो एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात। तो भाई यहां पर ये स्टेबल ज्यादा है, तो स्टेबल है तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो पहले खुद एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, तब जाके वो टास्क असाइन करेगा। तो ग्राफ के बेसिस पर भी देखेगा। तो ये सोच, लेट सपोज, तो ये सोच कि हमने कुछ ना कुछ ग्राफ बनाया, एक का कर्व कुछ यहां से स्टार्ट हुआ और एक का कर्व यहां से स्टार्ट हुआ। ये जो था जिसके पास पहले से कुछ एनर्जी थी वो तो इजीली प्रोडक्ट बना लेगा, जबकि जिसके पास पहले से एनर्जी कम थी, जो ज्यादा स्टेबल था, उसको तो कुछ एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी ना। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ग्राफ बताए थे ना मैंने एक्सो और एंडो के, तो वैसे भी रिलेट कर सकते हो आप। उसी के पास यू मान ले कि उसके पास यू मान ले चल कि यहां से वहां जाना 1,000 रुपए दोनों को मिल रहे थे। अब जो पैसे खुद ही के पास थे जो उसको मिलते, अब उसी में से खुद ही ने कुछ पैसा खर्च कर दिया। अब मान ले कि 100 जूल की एनर्जी दोनों के पास थी, वहां जाता 100 जूल की एनर्जी उसको मिल जाती, मगर उसी के 100 जूल में से 20 जूल तो खुद ही ने खर्च कर दी, खुद ही के ऊपर खर्च कर दी, तो कंपैरेटिवली जो फ्री एनर्जी थी वो कम निकली। तो इसीलिए सीधे पॉइंट अपन ने क्या बोल दिया, सीधे पॉइंट की बात क्या बोल दी, कि स्टेबल एलोट्रॉप से मिलने वाली एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है।
अब पांचवा लिखो बेटा टेम्परेचर, पांचवा लिखो टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। और अब जिस इसके बाद में अपन कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी करेंगे। किसी भी रिएक्शन के अंदर आप देखो डेल्टा एच की वैल्यू देखते हो आप, कभी डेल्टा ई की वैल्यू देखते हैं, किसी भी रिएक्शन में देखते हैं ना अपन, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स होती है वो। जैसे अपन बोलते हैं ना 298 केल्विन पर ये रिएक्शन हुआ, डेल्टा एच इतना था, तो किसी भी रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर डेल्टा एच की वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो डेल्टा एच का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर की अगर अपन बात करें, पांचवा फैक्टर जो है हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। तो क्या बोलना चाहिए बेटा टेम्परेचर में, ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल ऑल्सो चेंज, है ना। तो लिखो इसके लिए, ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर, on changing the temperature the value of delta H, the value of delta H also changes। लिख लिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है, एक रिलेशन में आपको बताता हूं, मैंने लिखा जैसे डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 अपॉन T2 माइनस T1 इट इज इक्वल टू डेल्टा CMP। इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन पता है कैसा बन सकता है, हमने क्या डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक डेल्टा एच की वैल्यू होगी, अगर टेम्परेचर चेंज तो डेल्टा एच चेंज, यही तो बोला ना भाई। तो क्या है क्वेश्चन कैसा मिल सकता है कि बताओ कि अगर ये वाला टेम्परेचर था तो डेल्टा एच इतना था, जब हमने टेम्परेचर इतना कर दिया तो डेल्टा एच कितना होगा। तो नए डेल्टा एच की वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे, तो उस केस में हमारे पास रिलेशन क्या है, ये है जिसमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा। समझ में आ गई बात। तो फिर तो बचा ही क्या, ये गिवन था, ये दोनों टेम्परेचर गिवन थे, एक डेल्टा एच गिवन था, एक डेल्टा एच निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो बेटा डेल्टा एच कब बात करते हैं, जब क्या कांस्टेंट लेते हैं अपन, प्रेशर। तो यहां पर ये जो रिलेशन था बेटा ये था एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस वाज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर ये है, तो बताओ फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसी को अपन क्या लिखते हैं बेटा, डेल्टा ई। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसी को अपन और लिख सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही हो जाएगा बेटा डेल्टा ई T2 माइनस डेल्टा ई T1 अपॉन T2 माइनस T1 इट इज इक्वल टू डेल्टा CM, और ये क्या हो जाएगा V। नोट कर लो और स्टार लगा लेना इसके ऊपर। कौन, लिख लिया गया भाई, यस। अब ये डेल्टा क्या आ गया सर, इसके पहले तो केवल CM लिखते थे, ये डेल्टा क्या आ गया, ये तो नया है, क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले एक बार नोट कर लो। कहां बताया, अभी नहीं बताया, डेल्टा चेंज है। तो फिर तो आता होगा कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्मार्ट बॉय है, तो बता। अच्छा तो एक चीज तो ये बता फिर, कि ये मैंने लिखा A2B+C, ठीक है, और ये मैंने लिखा भाई कि लेट सपोज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेगा, तो ये मैंने बोल दिया भाई ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, लेट सपोज 2 है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 1 है। अब निकाल के बता, आजा 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 आजा, आओ बेटा आओ, बेटा कम। अब बताओ भाई से, मैंने बोला डेल्टा का मतलब क्या है, भाई बोला चेंज। पहली बात तो एकदम यूनिक आंसर था भाई का। मैंने कहा डेल्टा निकालना भी आता होगा सर, और क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ले बेटा प्रोडक्ट की भी वैल्यू दे दी, रिएक्टेंट की भी वैल्यू दे दी, डेल्टा से निकालो।
अरे करना तो, इसका सम क्या कर। वहां जगह बैठ जा, जिस स्पीड से है उस स्पीड से। सुनना मेरी बात ध्यान से, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो कर देगा बेटा, बात स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की है। तो मैं जो समझा रहा था वो समझ ले, है ना। कभी भी डेल्टा सी अगर आप निकालोगे, पहली चीज तो देखो हीट कैपेसिटी होता था, ये सिर्फ और सिर्फ ये लिखते थे अपन हीट कैपेसिटी। अगर मैंने सीएम लिखा इसका मतलब क्या, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब याद करो जब हीट कैपेसिटी अपन ने पढ़ा था तो डेफिनेशन कैसा बताया था, हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की बात करते थे, किसी भी सब्सटेंस को वो हीट अपन दे रहे हैं जो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो सब्सटेंस की ही तो प्रॉपर्टी थी। तो यहां पर तो आपके पास पूरी पूरी रिएक्शन है, इसका मतलब ए बी सी जो अलग अलग सब्सटेंस है, ए का भी कुछ ना कुछ हीट कैपेसिटी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा। जब डेल्टा सी आप लिख रहे हो तो पूरी रिएक्शन का हीट कैपेसिटी का चेंज आप लिख रहे हो। अब डाउट है कि पूरी रिएक्शन का हीट कैपेसिटी का चेंज कैसे आएगा, बेटा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो आएगा, पर आएगा कैसे अब वो देख ले। पहली चीज तो हर जगह अपन क्या करते हैं, हर जगह अपन क्या करते हैं, कभी भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, मगर यहां पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। समझ में आ गई बात। हाँ, तो यहां पर सीधे सीधे क्या लिखोगे, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो करोगे मगर विदाउट मल्टीप्लाइंग बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो सीधे लिख देना आप, क्या लिखोगे इस केस में, हीट कैपेसिटी ऑफ बी माइनस क्या लिखोगे, नहीं हीट कैपेसिटी ऑफ बी प्लस हीट कैपेसिटी ऑफ सी, ये तो हो गया प्रोडक्ट, माइनस क्या लिखोगे, हीट कैपेसिटी ऑफ ए। क्लियर है बात, यानी क्या लिखोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट विदाउट मल्टीप्लाइंग बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पर पहले ही बता देता हूं, मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें हीट कैपेसिटी भी आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। पर अगर आपने कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे, कोई रेफरेंस बुक आपने करी, तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर डेल्टा सी वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा, पर इन केस अगर आपको कैलकुलेट करना होगा ऐसे करेंगे, मैं क्वेश्चन में दूंगा आपको भी जिसमें आपको कैलकुलेट करना होगा। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गई बात। क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कितना सिंपल है, इसके वैल्यू 2 दे दी, इसकी वैल्यू 3 दे दी, इसके वैल्यू 1 दे दी, तो 2 + 3 यानी कि 5, 5 - 1 4। समझ में आ गई बात, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ध्यान ही नहीं दिया अपन ने। क्लियर है बात, तो ये नोट कर लिया आपने, तो क्वेश्चन लिखो बेटा, इसमें करना है ये नोट, लिख लो रेफरेंस के लिए नोट करना है तो। हाँ, तो लेफ्ट साइड में मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं भाई, ये मिटा दो लेफ्ट साइड का। इन द रिएक्शन हीट कैपेसिटी ऑफ ए और बी आपको क्वेश्चन में गिवन है, फोर 400 केल्विन पर डेल्टा एच गिवन है, 450 केल्विन पर डेल्टा एच आपको निकालना है। तो बेटा डेल्टा सी अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, डेल्टा सी पे कितना हो जाएगा 2, कैसे, क्योंकि बी माइनस ए करना है सिंपल, तो 2 इट इज इक्वल टू,
अब डायरेक्ट वैल्यू मैं पुट कर दूं तो डेल्टा एच T2 मतलब डेल्टा एच एट 450 केल्विन नहीं पता, डेल्टा एच एट 400 केल्विन पता है, मतलब माइनस ऑफ 400 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 यानी कि 450 माइनस 400। सिर्फ कैलकुलेट करना है, आंसर आप बता दो। जिसका आंसर आते जाए हाथ खड़े करते जाओ। कर लो, नीचे कर लो हाथ। इजी है ना भाई? कितना आ रहा है? -300 आना चाहिए। -300 किलो कैलोरी, -300 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। if there is no difference, if there is no difference between heat capacity of product and reactant, दोबारा बोल रहा हूं, if there is no difference between heat capacity of product and reactant in a chemical reaction and delta H is equal to -250 kilocalorie at 300 Kelvin, then calculate delta H at 400 Kelvin. Simple. There is no difference between heat capacity of product and reactant, मतलब दोनों दोनों सेम है, यानी कि डेल्टा सी निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? डेल्टा सी 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 अपॉन T2 माइनस T1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 इट विल बी इक्वल टू 0। यही तो आएगा। तो यानी कि डेल्टा एच T2 विल बी इक्वल टू डेल्टा एच T1, यानी क्या है कि पहले वाला अगर -250 था तो बाद वाला भी क्या होगा? -250। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे, नए नए टाइप के हीट ऑफ रिएक्शंस अपन स्टार्ट करेंगे, और यूं मान लो कि इस चैप्टर का मेन जो पार्ट है वो कल से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। थर्मोडायनामिक्स को करना है डिस्कस? नहीं तो तुम बता दो ना कब करना है डिस्कस? थर्सडे? कब करें तुम बता दो ना, जब बोलोगे तब कर लेंगे। टेस्ट एक काम करेंगे, फ्राइडे को कर ले डिस्कस, फ्राइडे या सैटरडे में से, ठीक है ना? कौन? नहीं मैं नहीं, अरे नहीं 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 भाई, पागल है क्या? अरे भाई चलो बातें बंद कर दो, प्रतिज्ञा स्टार्ट करो एक साथ।
करते क्या, स्टार्ट करो।